तो आइए क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस और उसके कुछ बेसिक्स हम कर रहे थे और उन्हीं बेसिक्स को करते हुए हम यहाँ पे डाइजेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इन चारों पार्ट्स को कवर करते हैं लाइन बाय लाइन। और आपको ये पता है कि हमारी जो पिछली वीडियो आई थी लाइफ प्रोसेस के ऊपर, उसमें आपने न्यूट्रिशंस के बारे में देखा था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं इनके पास। सबसे पहला कौन सा न्यूट्रिशन होता है बोले जी? ऑटोट्रोपिक। एंड द सेकंड न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, और हेटरोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोपिक ने जो फूड बनाया उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। यही बात थी ना। और कल हम चल रहे थे सेल पे। सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो हितेश जी, है ना, वो फूड जो है वो आप क्यों खा रहे हो? सर आपको एनर्जी चाहिए उससे, मतलब आपको ले देके वहां पर क्या चाहिए? आपको एटीपी। क्या चाहिए आपको? तो हमको एटीपी बनाने हैं सर, ठीक है ना। हम कल एटीपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो दोबारा से वहीं पे चलते हैं कि एटीपी बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक सेल है और इस सेल के अंदर यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलने वाला है यहां पर? आप साथ साथ बोलते रहिए। क्या मिल रहा है मेरे को? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल और सेल का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है जी? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर जो आपको एटीपी बनाने में हेल्प करेगी सर। आपका फूड लेने का हमारा बेसिक पर्पस क्या है? देखिए हमारे पास माउथ है, एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। हम इन दोनों से माउथ से फूड ले रहे हैं और नेजल्स कैविटी से हम ब्रीदिंग कर रहे हो, और ये दोनों चीजें आपकी बॉडी में जाके एटीपी फॉर्मेशन करवाती हैं। आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी सर एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए, और क्या चाहिए होगा साथ में? ग्लूकोज। दोनों चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेल पे ही बात करता हूं डायरेक्ट। तो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज किस में एंट्री करेगा? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज किस में एंट्री करेगा? सबसे पहले साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंट्री करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो आप पाइरुवेट लिखेंगे या फिर कहीं जगह पाइरुविक एसिड भी लिखा होता है, दोनों बात सेम है। तो या तो सर पाइरुवेट लिखा होगा या फिर पाइरुविक एसिड। तो सबसे पहले क्या लिया सर मैंने? ग्लूकोज की एंट्री किस में करवाई और वो किस में कन्वर्ट हुआ? इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ पाइरुवेट, इन द फॉर्म ऑफ एट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, इज नोन एज। एक चीज और ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस में किसी भी टाइप की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये पाइरुवेट किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे एंटर करने वाला है? और यहां पर कितनी बातें हो जाएंगी सर हमारे साथ? दो। या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। इस रेस्पिरेशन को मैं कौन सी रेस्पिरेशन बोलूंगा? एरोबिक। और अब जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी। लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी। लैक्टिक एसिड प्लस, तो यहां पाइरुवेट। तो सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज किस में एंट्री मारने वाला है? साइटोप्लाज्म। किस में एंट्री करेगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है सेल में? सेल के कहां पर ग्लाइकोलिसिस हो रही है? साइटोप्लाज्म। कहां पे हो रही है? और रेस्पिरेशन कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन कहां हो रही है? देखो यहां पर ऑक्सीजन चाहिए थी ना, तो देखो यहां पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कहां से आया? फूड से। ये ग्लूकोज कहां से आया? और यहां पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो ऑक्सीजन कैसे आई? आपने सर क्या किया उसके लिए? ब्रीदिंग। इसके लिए क्या किया आपने? ब्रीदिंग।
तभी आपके पास ऑक्सीजन आई और तभी आप इसको ऑक्सीजन दे पा रहे हो। और फूड, ग्लूकोज कहां से आ रहा है? फूड से। हमारा मेन पर्पस क्या है सर? एटीपी बनाना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको एनर्जी देती है सर। तो हमें एनर्जी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि आपके पास एनर्जी होगी तभी आप क्या कर पाओगे? वर्क डन। तभी क्या कर पाओगे? और उसी वर्क डन से किसी भी चीज पे क्या लगेगा आपके लिए? फोर्स। और फोर्स से क्या आएगी? एक्सेलरेशन। और उसी एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो वही सिंपल चीज है हमारे पास। देखो यहां पर इसी बायोलॉजिकल वर्क को मैं मैकेनिकल मतलब फिजिक्स के साथ जोड़कर कर रहे हैं। तो इसी से तो होगा, आप किसी भी चीज को धक्का लगा रहे हो तो एनर्जी तो चाहिए मसल में। वो मसल में एनर्जी कहां से आ रही है? एटीपी से। और वो एटीपी की एनर्जी बनाने के लिए क्या कौन कौन सी दो चीजें आपको सबसे पहले चाहिए? फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकंड इज ऑक्सीजन। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पे होगी? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। और रेस्पिरेशन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन कहां होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां तक की बात क्लियर आई है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कल भी देख रहे थे कि फूड को ग्लूकोज में कन्वर्जन करते हैं सबसे पहले। तो हमारा एक प्रोसेस आ जाएगा किसका? डाइजेशन का। किसका? तो हम डाइजेशन स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है ना। तो हम डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डाइजेशन पे बात करें तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन ही है सर सिंपल सी कि व्हाट इज डाइजेशन, बताएंगे? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिख लें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस, इनटू सिंपलर वंस इज नोन एज डाइजेशन। इज नोन एज अब सुनिए, आपको फूड चाहिए। फूड में आप क्या लेते हो? मतलब मेनली हम जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होती है हमारे पास? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड डाइट में सबसे पहले आपको क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? प्रोटीन्स, एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आएंगे? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। यही कर रहे थे हम, करेक्ट। अगर आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनका डाइजेशन करना पड़ेगा सर। और अगर बात करें विटामिन एंड मिनरल्स की, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इनका डाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो हम इनका डाइजेशन नहीं करते, इनको एज सच ये जैसे ही हैं उनको वैसे ही क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, करेक्ट। तो मेरे को डाइजेशन किस किस का करना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये सभी जो डाइजेशन होने वाला है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहां पर होने वाला है हमारे पास ये। अब सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां से शुरू होगा? सबसे पहले क्या आएगा यहां पर? माउथ। माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंक्स से ईसोफेगस। क्या आएगी? ईसोफेगस किस में ओपन होने वाली है? स्टमक में। स्टमक के कितने पार्ट आएंगे? कौन कौन से? दैट इज कार्डियक, फंडस और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कहलाएगा? डिओडेनम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डिओडेनम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब आपको ये स्ट्रक्चर्स तो याद है ना। तो हम क्या करते हैं कि माउथ लेते हैं, माउथ को एक बार दोबारा से टीथ वगैरह के साथ हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले हम डाइजेशन करते हैं, और आपको पता है डाइजेशन किस किस चीज का करना है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन्हीं का डाइजेशन करना है। विटामिन एंड मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होगा, उसको नहीं तोड़ते अपन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउथ की, है ना। अब अगर माउथ की बात कर रहे हो आप, तो माउथ में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? माउथ ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में क्या मिलेंगे सबसे पहले अपने को? टीथ। टीथ के टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप के? कौन कौन से? सबसे पहला इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर, एंड द फोर्थ वन इज मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो, इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन। उसके बाद हमारे पास आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की है हमारे पास सर? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? पैरोटिड, लिंगुअल, सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी। तो ये हमारे पास है। और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? सलाइवा। और उस सलाइवा में क्या मिलने वाले हैं आपको? एंजाइम्स। कितने टाइप के? तो 3 आप ले लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या आने वाला है? सलाइवरी अमाइलेज। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? डाइजेस्ट 30% ऑफ 30% ऑफ जो आपने 3 चीजें डाइजेस्ट करनी है जिनके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स थे, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कौन कर देगी? सलाइवरी अमाइलेज। कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, सेकंड इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3-1। ये क्या करता है? पीएच मेंटेन करता है माउथ की। क्या मेंटेन करेगा? और अगर आपकी पीएच 5.5 से कम हो गए, किसे? तो क्या हो जाएगा? टूथ डिके हो जाएंगे। जैसे ही आपकी पीएच 5.5 से कम होगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा? टूथ डिके। एंड द थर्ड वन इज लाइसोजाइम। एंड द थर्ड वन इज लाइसोजाइम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल है सर। तो अभी तक हमारे जो ओरल कैविटी है इसके अंदर किसका डाइजेशन हुआ सर? कार्बोहाइड्रेट का। कितने परसेंट? 30%। फैट 100% यूं के यूं पड़े हुए हैं, और प्रोटीन्स जो 100% है वो यूं के यूं पड़े हुए हैं हमारे पास। उनका डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। अब उनका डाइजेशन कैसे होगा सर? अब देखिए, ओरल कैविटी से कहां पे आ जाएगा फूड? अब पकड़ के हमारा स्टमक में। कहां जाएगा? स्टमक में। तो आओ जी स्टमक की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टमक में देखिए, स्टमक के कितने पार्ट होंगे सर? कौन कौन सा? कार्डियक, कार्डियक है, फंडस है और पाइलोरिक है। कार्डियक है, फंडस है और पाइलोरिक, 3 पार्ट है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पर स्टमक के चारों ओर एक लाइनिंग मिलेगी, अंदर कवरिंग होती है इसमें। किस चीज की? म्यूकस की। किसकी कवरिंग है जी? स्टमक के पास किसकी कवरिंग है जी? आवाज नहीं आ रही मेरे को। स्टमक के पाच किसकी कवरिंग है? म्यूकस। म्यूकस की कवरिंग किस लिए? क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? HCl। क्या प्रेजेंट है? HCl रखना पड़ता है। तो सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस HCl? क्यों? देखिए हमारे स्टमक में, कलर ही नहीं आ रहा भाई। तो अगर मैं बात करूं हमारे स्टमक में आपको एंजाइम्स मिलेंगे। मेनली कौन से एंजाइम मिलेंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये आपको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? स्टमक में। वो कौन कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन। और रेनिन आपको पता है कहां मिलता है? ये इन्फेंट्स में, या टोडलर्स बोलते हैं जैसे हम, जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं उन्हें वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रेनिन। क्योंकि वहां पर मिल्क डाइजेशन करना है तो वहां पर रेनिन मिलेगा। हमारे जैसे अडल्ट्स में ये रेनिन देखने को नहीं मिलता। क्लियर? अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं तो इन्हें एक्टिवेट फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की। क्योंकि इन्हें एक्टिवेट फॉर्म में रख दिया गया तो ये हमारी बॉडी को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। इसीलिए हम इसको किस फॉर्म में रखते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। सर वो इनएक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है पेप्सिन के लिए? पेप्सिनोजन। पेप्सी, या कई जगह बुक में आपको लिखा होगा प्रोपेप्सिन। तो ये दोनों वर्ड सेम है, ध्यान रखना। या तो पेप्सिनोजन लिखा होगा या फिर प्रोपेप्सिन। और ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? HCl। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेप्सिन। और यहां पर क्या लिखा होगा? रेनिनोजन। और क्या लिखा होगा? प्रोरेनिन। और किसकी प्रेजेंस में? HCl। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेनिन में।
अगर HCl नहीं आया तो ये एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे। एक्टिव फॉर्म में तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। सबसे पहला कि सर ये HCl जो इनएक्टिव फॉर्म है उनको एक्टिवेट करेगा, एंड द सेकंड फंक्शन इज कि आपके फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी टाइप का वायरस कुछ भी आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा? HCl। ओके, तो मेन दिक्कत ये होती है सर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर पीएच कितनी हो जाती है? लगभग 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि बहुत एसिडिक है। तो सर इतना ज्यादा एसिड जो है अगर ये हमारे स्टमक में है तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला देता है? क्यों नहीं बर्न आउट कर रहा हमारे स्टमक को? किसकी वजह से? म्यूकस की लेयर, क्योंकि ये म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है। अब बाय चांस मान लीजिए किसी डिजीज की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से आपका क्या हुआ, ये म्यूकस की लेयर होगी डैमेज। अब जैसे ही म्यूकस की लेयर डैमेज हुई ये किसको अटैक करना शुरू करेगी? जो स्टमक की लेयर है, और यहां पर पेन होगा, और इस डिजीज को क्या बोला जाता है? पेप्टिक अल्सर्स। क्या बोला जाएगा? जब आपकी म्यूकस की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक, और ये पेप्टिक अल्सर्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। ये किस वजह से हो रहे हैं? जो आप जंक फूड खाते हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है और जिसकी वजह से म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है बहुत ज्यादा एसिड बनने की वजह से। क्लियर? तो पेप्टिक अल्सर, और एक हमारे पास बैक्टीरिया भी है जो इस पेप्टिक अल्सर को कोज करता है। बैक्टीरिया का नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर क्या नाम है बैक्टीरिया का जी? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी म्यूकस को डैमेज कर देता है। क्या कर देगा? म्यूकस को डैमेज, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे आपको? पेप्टिक अल्सर्स। तो ये स्टमक का पार्ट था। अब हम आगे चलते हैं स्टमक से। अब देखिए यहां पे ध्यान से, हमारे अभी तक क्या क्या डाइजेशन स्टार्ट हो गया? माउथ में, ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स। स्टमक में आते आते किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया? प्रोटीन का। फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। तो अब आपको समझना है, देखिए इधर ध्यान से, ये मेरे पास स्टमक आ रहा है, जो ये सी शेप है, क्योंकि अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है। ये कौन सा पार्ट है? ये डिओडेनम। क्या पार्ट है? और आपको बताया था स्टमक कैसा शेप है? जे शेप। कैसी शेप है? और डिओडेनम की शेप कैसी है? सी शेप। कैसी शेप है? अब इस डिओडेनम में कई सारे ओपनिंग्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा यहां पर? लीवर। लीवर के कितने लोब होंगे? 2 लोब। पहला राइट लोब और इधर वाला लेफ्ट लोब, है ना? इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट, क्योंकि अब मेरे को देखोगे ना, मेरा तो राइट ही है, तो ये राइट लोब होगा और ये वाला लेफ्ट लोब होगा। अब देखिए इस राइट लोब में आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल ब्लैडर। और इस गोल ब्लैडर की ओपनिंग कहां आएगी? डिओडेनम में। इस गोल ब्लैडर की ओपनिंग कहां आ रही है? डिओडेनम में। ध्यान से देखिए, इस गोल ब्लैडर की ओपनिंग कहां आ रही है? अब ये एक चीज सिक्रीट करता है यहां पे। अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं? बाइल जूस। क्या बोला जाएगा? बाइल। तो बाइल जूस, तो सबसे पहले बाइल जूस के कुछ क्वेश्चन। बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। सेकंड क्वेश्चन इज स्टोर बाय, स्टोर बाय गोल ब्लैडर एंड रिलीज बाय गोल ब्लैडर, क्योंकि जो स्टोर करेगा वही क्या करेगा? इसको रिलीज। तो बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, स्टोर एंड रिलीज्ड बाय गोल ब्लैडर। ठीक है। बाइल जूस की और चीजें, बाइल जूस हैव नो एंजाइम। इसके पास कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये तब भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ, देखिए हमारे जो एंजाइम्स हैं वो की तरह है सर।
ठीक है, ताला है मेरे पास, लॉक है, आप की लगाइए, ओपन कीजिए, खुल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि मेरे पास एक बहुत पुराना लॉक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है ना, तो आप अब डायरेक्ट की लगा के उसको खोल सकते हो? नहीं, क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी साफ करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, तभी आप आगे काम कर पाओगे। अब अच्छा समझिए, पहले मिट्टी साफ करोगे तभी की लगेगी, और उस मिट्टी साफ करने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इमल्सिफिकेशन। क्योंकि फैट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमी होती है, ऐसे लगा लो आप। ठीक है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप इस लेवल पे आप इतना ही समझिए कि पहले मिट्टी हटानी है तभी की लगेगी फैट में। तो उस मिट्टी को हटाने का काम कौन करता है? बाइल जूस। और इसको बोलते क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोला जाएगा इसे? इमल्सिफिकेशन ऑफ, क्या बोला जाएगा सर? इमल्सिफिकेशन ऑफ। तो बाइल जूस कुछ नहीं करता, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से। और बाइल जूस होता कैसे है? मतलब एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है, जिसको मैं एल्कलाइन बोल रहा हूं। बेसिक है, क्योंकि पहले एसिड में हो आया ना खाना, अब किस में आएगा? बेस में। अब सुनो, यहां से एक तो इसकी ओपनिंग शुरू होगी, और एक यहां से एक ग्लैंड भी आएगी। उस ग्लैंड का नाम पेनक्रियास। क्या नाम है? पेनक्रियास। तो बाइल जूस आपने पढ़ लिया, यहां से स्टमक काम करता हुआ यहां पे फूड भेज दिया, इसने अपना यहां भेज दिया। अब बारी किसकी आ गई हमारे पास? पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के बारे में देखते हैं सर। तो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पेनक्रियास के एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है, इसके जो एंजाइम है वर्क इन एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं कि बेसिक में? एसिडिक कंडीशन में काम करेंगे कि बेसिक में? बेसिक में, क्योंकि जब बाइल जूस आएगा तभी काम कर पाएंगे ये, क्योंकि बाइल जूस खुद कैसा है? बेसिक। तो इसके एंजाइम किस में काम करेंगे? एंजाइम्स वर्क इन एल्केलाइन कंडीशन। कैसी कंडीशन में काम करेंगे? एल्केलाइन में सर। एल्केलाइन कंडीशन में ये काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके एंजाइम है कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक, एंड द सेकंड वन इज ट्रिप्सिन। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, एंड द थर्ड वन इज लाइपेज। होते तो और भी हैं, लेकिन आपके लिए इतने बहुत है, तीन ही बहुत है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक अमाइलेज? डाइजेशन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट बच गया था, सीधा होकर बैठ जा। पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब जो हमारे पास ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज, आपको पता है कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ने कितने परसेंट डाइजेशन किया था? 30%। अब बचे कितने थे? कौन करेगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। कितने परसेंट का? 70% का। अब भाई बारी किसकी? ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड इसको डाइजेस्ट करेगा। और जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा फैट का, लाइपेज किसी काम का नहीं है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? बाइल जूस की। वो इमल्सिफिकेशन करेगा, एंड देन पेनक्रियाज अपना एंजाइम भेजेगा, जो कि कौन सा है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है ना, हम किसका कर रहे हैं? फैट का। तो लाइपेज से इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्ट होंगे, एंड देन आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब डिओडोनम के बाद खाना कहां जाएगा आगे? डिओडोनम के बाद कहां जाएगा खाना आगे? जेजुनम। जेजुनम के बाद इलियम। अब एक चीज देखिए, इन जेजुनम इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ, ध्यान से देखिए, जेजुनम और इलियम में क्या होने वाला है? एब्जॉर्प्शन ऑफ। मतलब जितना भी आपका खाना था वो खाना किस में कन्वर्ट हो चुका है? ग्लूकोज में। अब उसको एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एक टर्म दिया जाता है बायोलॉजी में, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोला जाएगा टर्म? एसिमिलेशन। एक टर्म बोली जाएगी यहां पर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेशन। डन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बाद, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, डाइजेस्टेड फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड, ये इस साल क्वेश्चन आएगा भाई साहब।
लिख लो, 25 तो चल ही रही है, 26 में होगा आपका तो एग्जाम। तो 2026 में ये क्वेश्चन आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट कहां होगा सर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फैट को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस अलग है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। देखिए अब इसको कहां एब्जॉर्ब होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लैक्टियल्स कैसे एब्जॉर्ब होगा, कहां एब्जॉर्ब होगा, ये लैक्टियल्स में। और लैक्टियल्स होते क्या है, ये लिम्फ नोड्स हैं। क्या है ये, और आप जानते हैं कि लिम्फ कैसे बन रहे थे, आपने पता देखा ना अपने आर्टरीज, आर्टरी में ब्लड आता है प्रेशर से, वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लिम्फ में इस फैट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ना कि ब्लड में। फैट का एब्जॉर्प्शन कहां किया जाता है, लिम्फ में, ना कि ब्लड में। ग्लूकोज है, बाकी जो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, वो सब के सब कहां एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में। लेकिन जो फैट है वो कहां एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ में। और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का क्या नाम आता है, लैक्टियल्स, और वो क्या है, लिम्फ नोड्स। ये याद रखना, पेपर का क्वेश्चन है और कल आपसे पूछने वाला हूं मैं, और अब भी जो अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी आने वाला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट कहां होगा, लैक्टियल्स और लिम्फ नोड्स, लैक्टियल्स या फिर लिम्फ। देखो अब हमारे जो पहुंच गया ना सर, क्योंकि ये सब कुछ डाइजेस्ट करते करते हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इन सबको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज अब किस में एंट्री मारेगा सर, साइटोप्लाज्म में। और अब साइटोप्लाज्म में सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, किसमें, देन द प्रोसेस का नाम क्या है यहां पर, ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर गेम। तो देखो ग्लूकोज कैसे लेके आए हम फूड से। फूड में आपने क्या लिया, सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं सर, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और आपको पता है विटामिन एंड मिनरल्स का डाइजेशन नहीं हो। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है सबसे पहले, अब अच्छा बताओ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां कहां होता है, फर्स्ट ओरल कैविटी, एंड द सेकंड इज डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पेनक्रियाटिक आएंगे ना, पेनक्रियाज में तो खाना जाएगा नहीं, पेनक्रियाज से एंजाइम आते हैं ना डियोडेनम में, वो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां तो या तो आप डियोडेनम बोलोगे या उसको क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन दो जगह होते हैं, पहली और दूसरी स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डियोडेनम। क्लियर। प्रोटीन के डाइजेशन कहां कहां होते हैं, स्टमक और डियोडेनम, स्टमक एंड डियोडेनम, क्योंकि वहां पर ट्रिप्सिन आता है पेनक्रियाज से। फैट का डाइजेशन कहां होता है, डियोडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अरे वहीं पे होगा ना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं दोगे यहां पर बाइल जूस, देखो ना यहां पर बाइल जूस आएगा, फैट यहां से आएगा और पेनक्रियाज से एंजाइम निकलेंगे लाइपोज, ये इमल्सिफाइड कर देगा और पेनक्रियाज क्या भेज देगा, अपना लाइपेज एंजाइम, और यहां पर क्या कर देगा, इसका डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां कहां होता है सर, और डियोडेनम, माउथ और प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, स्टमक एंड डियोडेनम। फैट का डाइजेशन कहां होता है, डियोडेनम, मतलब डियोडेनम तो हर जगह ही है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट तो आएगा ही आएगा, पहले में माउथ आ जाएगा, अगले में ये आ जाएगा डियोडेनम। क्लियर यहां तक की गेम सर। तो मैं ग्लूकोज बना लाया, क्या ले आया, ग्लूकोज। और आपको पता है आपको एनर्जी चाहिए सर, एटीपी बनाने हैं, एटीपी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और देखो ग्लूकोज ले आए पकड़ के, ठीक है। एक चीज आपको और जो देखनी है डाइजेशन में, और आपको पता था कि फैट का एब्जॉर्प्शन किस में होता है, लिम्फ में, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का क्या नाम है, लैक्टियल्स। क्या नाम है, नाम क्या है, नाम क्या है, लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स एक प्रकार के क्या है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ। अच्छा एक चीज देखो आप, हमारे फूड में मेनली हम अगर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स है और इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड, बहुत टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने के।
नॉट इजीली डाइजेस्टेड, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जैसे साग हो गया, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए। वो हरे पत्ते वाली सब्जियां खाने से क्या होगा सर, उसमें तो सेल्यूलोज होता है प्योर, और वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो सर हम खा ही क्यों रहे हैं अगर डाइजेस्ट नहीं होता? तो वो हमारे लिए रफेज का काम करता है। हमारी इंटेस्टाइन में जितने स्प्रिंग रोल, मोमोज, जितने भी बर्गर, उसमें अपने खा खा के अपने इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाया, अब उसे सफाई भी तो करनी है। उस सफाई का काम कौन करेगा आपके लिए? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज लेना बहुत जरूरी है। और सर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल्यूलोज पे ही डिपेंडेंट है, वो फीड ही पूरी की पूरी ग्रास खाते हैं सर, वो ग्रीन लीव्स ही खाते हैं। फॉर एग्जांपल गोट हो गया, काओ, बफेलोज, शीप, है ना, ये सारे के सारे ही सेल्यूलोज खाते हैं, ये और कुछ तो खाते ही नहीं है। तो इनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे हो जाता है देखते हैं। देखिए सेल्यूलोज के लिए आपके पास कोई भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। देखिए हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हर्बीवोर्स। क्या बोल रहे हैं? हर्बीवोर्स। एक क्या होता है? कार्निवोरस। और एक होते हैं ओमनिवोर्स। ये पेपर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जी, ये कई बार आया हुआ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। अब देखिए हर्बीवोर्स क्या कैसी प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, इनकी डाइट कैसी है? प्लांट बेस्ड। मतलब मेनली ये किसको कंज्यूम करते हैं? सेल्यूलोज को। क्लियर? कार्निवोर्स, इनकी डाइट कैसी है? एनिमल बेस्ड। मतलब ये फ्लैश वगैरह खाते हैं, आपके मीट खाएंगे, है ना, मीट को कंज्यूम करते हैं, और मीट में सेल्यूलोज नहीं होता, वो प्रोटीन है। तो चलो अगर आपसे भी बात करूं कि आपके लिए किसको डाइजेस्ट करना इजी है, सेल्यूलोज को या मीट को? मीट को, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया। क्या चाहिए होंगे? स्पेशल टाइप के सेल, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया चाहिए जो उसको डाइजेस्ट कर सके। और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन में मिलते थे? कौन से ऑर्गन में मिलते थे? कौन से ऑर्गन में मिलते हैं जी? अपेंडिक्स में। तो इसीलिए अब हमारी अपेंडिक्स जो है उसके अंदर ये ऐसे बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलते, इसीलिए हम डाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे काऊ है, बफेलोज है, जो उसके पास अपेंडिक्स है, वहां पर ये बैक्टीरिया है, वहां पर ये बैक्टीरिया है, तो वो क्या कर लेते हैं? सेल्यूलोज का डाइजेशन। लेकिन किसका डाइजेशन करना इजी है, मीट या सेल्यूलोज का? मीट का। मतलब सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और हमारे लिए ये चैलेंज है कि फूड को बहुत ज्यादा टाइम तक अपनी बॉडी में क्या करना पड़ेगा? स्टोर। क्या करना पड़ेगा? और इसीलिए हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ क्या होती है? वेरी लार्ज। लेंथ कैसी होती है इसकी? वेरी लार्ज कंपेरेटिवली टू कार्निवोर्स। क्योंकि कार्निवोर्स को किसको डाइजेस्ट करना है सर? मीट को, जिसको डाइजेस्ट करना कंपेरेटिवली सेल्यूलोज के कंपेरेटिवली इजी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होगी इसमें? छोटी। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होती है? बहुत बड़ी। हमारे पास 6 फीट है सर, हमारे पास 6 फीट है, क्योंकि हम कैसे हैं? ओमनीवोर्स, हम कहीं बीच में टिकते हैं। लेकिन अगर काऊ बफेलो वगैरह में जाओगे तो वहां पे 30 फीट की भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ देखने को मिलेगी, 30 फीट। तो वो आपसे पूछेगा पेपर में क्वेश्चन कि हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ये तो बहुत बड़ी है, कार्निवोर्स की बहुत छोटी है, तो आप बताओगे कि हर्बीवोर्स को किसको डाइजेस्ट करना होता है सर? सेल्यूलोज को, जो कि एक कैसा प्रोसेस है? डिफिकल्ट प्रोसेस है, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए आपको उस फूड को आपको बॉडी में रखना होगा। जल्दी से एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि जल्दी से एक्सक्रीट कर दोगे तो डाइजेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैक्टीरिया को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अपनी बॉडी में रखोगे तो अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंटेस्टाइन की लेंथ इंक्रीज करनी पड़ती है। तो आपसे अगर पूछे कि किसमें इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे बड़ी मिलेगी, किसमें? हर्बीवोर्स में। किसमें? उससे कम ओमनीवोर्स, उससे कम कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स तो प्योर मीट बेस्ड हो गए ना, हम मीट भी ले लेते हैं और सेल्यूलोज प्लांट बेस्ड डाइट भी है और मीट भी ले लेते हैं, तो दोनों है, तो इसमें कहीं बीच में आएगी। और सबसे छोटी किसकी मिलेगी आपको? कार्निवोर्स। तो ये डाइजेशन का कंप्लीशन है।
कि हाँ सर डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमें क्या देना है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं कि मुझे ग्लूकोज वहां तक पहुंचाना है। क्लियर? अब ग्लूकोज वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे फूड कंज्यूम करना होगा, और फूड कंज्यूम कर रहे हो तो फ्लूइड में आप बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट में मेनली आपके पास 4 सब्सटेंस मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां करते हैं सर? ओरल कैविटी में। प्रोटीन का डाइजेशन कहां कर रहे हो आप? मेनली स्टमक और डियोडनम में। और अगर फैट का डाइजेशन करें तो हम कहां मिल रहे हैं? डियोडनम में। और उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी फैट के डाइजेशन के लिए? बाइल जूस की, जो कि क्या करके देगा आपको? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लियर? और इन फैट को एब्जॉर्ब कहां किया जाता है? लिम्फ में। स्ट्रक्चर का नाम लैक्टियल्स, स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्चर का नाम। और अगर आप देखें इस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए बायोलॉजी में एक स्पेशल टर्म है जिसका नाम है एसिमिलेशन। क्या नाम है सर? क्या नाम है? तो इसीलिए आपसे वो पूछ सकता है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ। और एक चीज देखिए, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं सर? 3। फर्स्ट इज डियोडनम, जेजुनम और इलियम। अब देखिए ध्यान से, डियोडनम में तो डाइजेशन हो रहा है, और जेजुनम और इलियम में क्या होने वाला है? एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स में ये क्या मिलने वाले हैं? विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बट विलाई, विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which increases the surface area, which increases the surface area, surface for किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन की जगह बायोलॉजिकल वर्ड लिख लूं क्या? एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो सर हमारा काम क्या है? हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रोपिक। और हमें क्या चाहिए? एटीपी। कहीं से कंज्यूम करना पड़ेगा अपने को, और उस एटीपी फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए होगा सर? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज कहां से आएगी? फूड से। फूड में होती है बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। पेनक्रियाज के कौन कौन से एंजाइम है सर? पेनक्रियाज के पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और अच्छा, आपके स्टमक में कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे? पेप्सिन और रेनिन। एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में? एक्टिव कौन करवाएगा? HCl। इनएक्टिव फॉर्म क्या है इनकी? पेप्सिनोजन और रेनिनोजन, या फिर प्रोपेप्सिन या प्रोरेनिन। क्लियर? प्रो मतलब पहले होता है, मतलब उसकी एक्टिवेट फॉर्म से पहले वाली फॉर्म क्या है। क्लियर सर? तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, और आपको पता चला कि डाइजेशन कर ही क्यों रहे हो। डाइजेशन क्यों कर रहे हो? सर मेरे को ग्लूकोज चाहिए। क्यों चाहिए? एटीपी बनाने। क्यों चाहिए? सर ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? एटीपी बनाने। और एटीपी क्यों बनाने हैं? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आप वर्क डन करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, और एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन होने वाला नहीं है। तो इन सभी को हम डाइजेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन सबको रिवाइज कर लीजिए। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीथ की, टीथ कितने टाइप के हैं आपके पास? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप के आपके पास? 3। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है कौन कौन से? सलाइवरी, अमाइलेज, बाइकार्बोनेट और लाइसोजाइम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट? मेंटेन पीएच लेवल ऑफ द माउथ। करेक्ट? तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है? ओके बाय। इसकी बैटरी भी खत्म होगी।